बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 26 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला से पहली बार जुड़े हैं, आप सभी छात्रों को बता दूं, इस श्रृंखला में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, जो कि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो निरंतर यहाँ पर इस श्रृंखला के वीडियो को फॉलो करके आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल है। यहाँ से कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था। दिए गए प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार इसमें भागीदार राज्य के रूप में शामिल है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण के बारे में कुछ जरूरी जानकारी हमने आपको दिया था, जैसे कि इसका आयोजन तिथि क्या है। तो 21 से 27 नवंबर 2022 इसका आयोजन तिथि है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये आयोजित हो रहा है और साथ ही साथ मैंने इसके थीम के बारे में बतलाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 2022 का इसका थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें भागीदार राज्य की, तो बिहार के अतिरिक्त इसमें 2 राज्य और हैं, एक तो है महाराष्ट्र और एक है झारखंड। जबकि हम अन्य राज्यों की बात करें फोकस राज्य में, तो फोकस राज्य में 2 राज्य हैं, एक है उत्तर प्रदेश, एक है केरल। ये सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक दिया है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तभी जाके आपको फायदा मिलने वाली है। छोड़ के वीडियो आप देखेंगे तो इससे फायदा आपको नहीं होगा। तो इस चीज को आप खुद भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जितने भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप पर 68वीं वाले कोर्स में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, तो ऐसे छात्र ध्यान रखेंगे, आप अपने कोर्स के अंतर्गत माई कोर्स सेक्शन जो है वहां पर विजिट कीजिए और माई कोर्स सेक्शन के अंतर्गत जो आपने 68वीं वाला कोर्स परचेज किया है वो आपको दिखेगा। और कोर्स में जो आप देखेंगे तो वहां पर आपको इन सारे सेक्शन से नोट्स आपको दिखेंगे। तो इन सारे सेक्शन के अंतर्गत आपको बिहार करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। सारा का सारा 2022 का अब तक का अपडेट कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो बिहार जीके का वॉल्यूम 1 अपडेट हुआ है। यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पीडीएफ है, वो सभी बड़े साइज के मास्टर पीडीएफ है, जिससे आपकी तैयारी प्री एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, यहाँ पर भूगोल का एक वॉल्यूम डाला गया है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो इसका 3 वॉल्यूम अब तक वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। और इसके अतिरिक्त विज्ञान की बात करें कि साइंस के, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 2 पीडीएफ यहाँ पर अपडेट किए गए हैं। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं, ये सारे के सारे पीडीएफ मास्टर पीडीएफ हैं और बड़े साइज के पीडीएफ हैं। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई सिलेबस आधारित, जो मतलब कह सकते हैं एक सब्जेक्ट आधारित नोट्स है वो। अब यहाँ पर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपकी 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए अपडेट है। 2022 का सारा नोट्स वहां पर आपको मिल जाएगा। हालांकि 2021 वाला भी कुछ जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको लेकर के एक पीडीएफ यहाँ पर अपडेट करा जाएगा जल्द ही, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा का सारा यहाँ से आपको मिलने वाला है। आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप चाहें तो ज्वाइन इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण जानकारी है टेस्ट सीरीज से संबंधित। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए अब जारी कर दिया गया है। तो 1 दिसंबर 2022 से ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक दिन आपका एक टेस्ट यहाँ पर अरेंज होने वाला है 1 दिसंबर 2022 से। अभी टाइम की घोषणा नहीं हुई, मतलब किस समय, दिन के किस समय ये आयोजित होगा, ये आप लोगों पे छोड़ा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि टेस्ट का जो समय होगा। देखिए 1 दिसंबर से टेस्ट तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टेस्ट का समय 24 घंटे में कब रखा जाए ये आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि टेस्ट का समय क्या रखा जाए ताकि आपकी अनुरूप ये हो सके। तो ये टेस्ट श्रृंखला 1 दिसंबर से शुरू होकर चलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर बीपीएससी फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर की, तो 19 जनवरी 2022 तक ये चलेगा। हमारा एग्जाम प्रस्तावित है 12 फरवरी को, लेकिन 19 जनवरी को ये टेस्ट सीरीज हमारा 50 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर अब करंट अफेयर्स के 12 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें कि टेस्ट 1 से टेस्ट 12 तक। जो आपको ध्यान रखना है कि 20 जनवरी फ्राइडे से लेकर के यहाँ पर 31 जनवरी ट्यूसडे तक ये आपका 12 टेस्ट होगा, जो कि करंट अफेयर से संबंधित होंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का संग्रह होगा और समग्र विश्लेषण भी आपको दिया जाएगा।
इसके अंतर्गत साल भर के या फिर मान सकते हैं कि 12 से 15 माह के वैसे करंट अफेयर्स को शामिल किए जाएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तो रहा 31 जनवरी 2023 तक का टेस्ट का शेड्यूल, जबकि हमारा एग्जाम जो प्रस्तावित है ये 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है। तो इस दौरान आपको जितनी भी चीज़ें अपने करंट अफेयर्स को लेकर के या फिर कह सकते हैं जो सब्जेक्ट आधारित नोट्स आपने पढ़े हैं वो सारे का रिवाइज कर लेना है, और बेहतर प्रयास हम ये करेंगे कि कुछ और भी यहाँ पर नया जोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना सारा टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलने वाला, जिसमें कि 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट 12 होगा। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी हमें लगे बिहार जीके से संबंधित टेस्ट सीरीज लाने की, अगर इसकी संभावना हुई तो जरूर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ये सारा का सारा आपका 68वीं बीपीएससी कोर्स के अंतर्गत बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलने वाला है। जितने भी छात्र इसमें रजिस्टर नहीं हुए हैं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए बीपीएससी मेकर, वहां पर आपको दिखेगा हमारे लोगों के साथ में ये वाला लोगो लगा हुआ है, आप वहां से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए, तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा आपका समय ले लिया गया, लेकिन ये जानकारी इंपॉर्टेंट था वैसे छात्रों के लिए जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज जल्दी से शुरू किया जाए। तो ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार से संबंधित है, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली जिले के। आप यहाँ पर बिंदेश्वर पाठक को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संचालक व पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को सामुदायिक जिंदगी में क्रांतिकारी कार्य करने और स्वच्छता के क्षेत्र में अनूठी पहल करने के लिए एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार निक्की एशिया से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण की बात करें तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की, तो बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था और उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। चूंकि ये अभी हाल ही में खबरों में है, तो यहाँ से इनसे संबंधित जो संस्था है ये सुलभ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ध्यान रखिएगा इन सारे बातों को। हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR न्यायमूर्ति भी यह पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। और इस पुरस्कार की बात करें, ये जो मतलब पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी निक्की एशिया पुरस्कार की, ये वर्ष 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये सारे पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। यहाँ पर जब आप विकल्पों पर नजर डालेंगे तो इनमें 4 जिलों का नाम लिखा गया है, वैशाली, भोजपुर, रोहतास और नालंदा। ये सारे वैसे जिले हैं जिनके नाम को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। वैशाली और हाजीपुर में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। वैशाली और हाजीपुर में से वैशाली जिला है, हाजीपुर बिहार में कोई जिला नहीं है। जबकि बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर और आरा को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आरा कोई जिला नहीं है बल्कि भोजपुर जिला है। वहीं पर रोहतास और सासाराम को लेकर आप कंफ्यूज करते हैं। जबकि हम बात करें यहाँ पर तो रोहतास एक जिला है, ना कि सासाराम। बात करें नालंदा और राजगीर की, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। राजगीर कोई जिला नहीं है बल्कि नालंदा बिहार में एक जिला है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमने कई बार बतलाया है, सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसे स्किप करते हुए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। अब इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार में चल रही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये फैसला हाल ही में किया गया बिहार सरकार के द्वारा और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य बिहार के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और आर्थिक इनपुट उपलब्ध कराना ही इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना।
हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार की इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के अल्पसंख्यक लोगों को ही मिलेगा। चूंकि यहाँ पर बात आती है अल्पसंख्यक, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा अल्पसंख्यक आखिर होता क्या है। तो बिहार के दृष्टिकोण से देखें बिहार में किन श्रेणियों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे बिहार में अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समुदाय, बौद्ध, पारसी, ईसाई और सिख शामिल है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है, इंटरव्यू तक ये आपकी मदद कर सकता है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खास करके राज्य प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी होते हैं तो राज्य से संबंधित जो भी योजनाएं होती है वो सारे अति महत्वपूर्ण होते हैं, प्रबल रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। अब यहाँ पर हम आज के हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्था के द्वारा हाल ही में हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इस प्रश्न के बारे में। हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ने अपने संघ के प्रकाशन का 7वां संस्करण हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 नामक शीर्षक से जारी किया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में ये 7वें संस्करण में इसे प्रकाशित किया गया है। इसका पिछला संस्करण जो था 6ठा संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर आरबीआई से संबंधित है। हाल ही का यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। नोट कीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने सितंबर 2022 में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर यानी कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जो है लगाया है, ये 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। आरबीआई के आधार पर जीडीपी ग्रोथ रेट जो भारत का है ये 7% है। पहले 7.2% था, ये घटा कर दिया गया है 7%। वहीं पे हमारा एक और पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2022 को भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जो कि 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुए थे। प्रारंभ में इसका जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर था, इसका मुख्यालय था, ये कोलकाता में था, लेकिन 2 वर्ष बाद 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। आरबीआई के लोगों में आप देख सकते हैं एक बाघ है और साथ ही साथ ताड़ का पेड़ है। तो बाघ और ताड़ का पेड़ आरबीआई के लोगों में है, एग्जाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी वाले एग्जाम में ध्यान रखिएगा, लोगों से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर अब हाल ही के दिनों में कुछ वर्षों से बन रहे हैं। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि अमर सरकार नामक पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। अमर सरकार नामक ये पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में इसे लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा ने अमर सरकार नामक पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, इसके उद्देश्य की बात करें जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। किसी भी योजना या फिर किसी भी पोर्टल की जो शुरुआत होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू अमर सरकार पोर्टल की, तो इसका उद्देश्य सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं, जो भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, इन सारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे और साथ ही साथ जनता और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया जा सके। इसी को लेकर अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा के द्वारा ये अमर सरकार नामक पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की बात करें तो इस वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितनी योजनाएं हैं कुल मिलाकर उनमें से 78 विभागों को इसमें शामिल किया गया है। हम बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव के इस्तीफा के बाद डॉक्टर मनीष साहा ने 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। ये सारी जानकारी हमने आपको इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत विस्तार पूर्वक दिया है। त्रिपुरा के लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। त्रिपुरा के लोक नृत्य में हम बात करें तो इनमें गरिया, मशक, सुमानी, झूम आदि यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है इस तरह के प्रश्न। नेक्स्ट होता है यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। चलते बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न होगा यहाँ पर कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स
ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो गोल्डमैन सैक्स जो कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, इस रेटिंग एजेंसी के आधार पर हम बात करें भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो आपको ध्यान रखना वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह आंकलन जो किया गया है इसके आधार पर हो जाएगा 5.9%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके तहत बहुत सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर में कटौती करते हुए अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि 2022 में यानी कि 2021-22 में 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया था, तो इसे 6.9% से घटाकर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5.9% कर दिया गया है। ये यहाँ से आप लोगों को ध्यान रख लेना है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी संस्था है जिसके बारे में हमने हाल ही के दिनों में आपको बताया है, जो कि भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का आकलन की है। तो ऐसे में ब्लूमबर्ग के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि इसके अतिरिक्त ब्लूमबर्ग के अनुसार 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत का विकास दर 2023 में 4.8% और 2024 में 6.4% रहने का आकलन किया है। ये सारे पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। हालांकि आप यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से भी इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो इन सारे संस्था के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हम अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच नसीम अल बहर 2022 से द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और किस देश की सेना के बीच नसीम अल बहर 2022 से द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ओमान की सेना के बीच अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर आयोजित हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, ओमान के तट पर अभी हाल ही में इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ है, जो कि आप ध्यान रखेंगे भारत और ओमान इसमें संयुक्त तौर पर, यानी कि ये द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। हम इस युद्धाभ्यास की बात करें तो ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसके तहत आपको ध्यान रखना है, एक था बंदरगाह चरण और एक था समुद्री चरण। ये 2 चरणों में आयोजित किया गया इस अभ्यास को। और इस अभ्यास की बात करें तो यह नौसैनिक अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी 1993 यानी कि 1993 में इस युद्धाभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के मध्य हुई थी। इसका पिछला संस्करण जो था 2019 में आयोजित हुआ था, ये गोवा में आयोजित किया गया था, यानी कि गोवा भारत में इसका पिछला संस्करण आयोजित किया गया था। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, बारी बारी से दोनों देशों में ये आयोजित होता है। हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए बात आई है कतर की। ऑप्शन नंबर ए में आप यहाँ पर कतर देख रहे हैं। फीफा विश्व कप की जो शुरुआत हुई अभी हाल ही में, तो इसका 22वां संस्करण अभी हाल ही में कतर में शुरू हुआ। इसकी जानकारी हमने कल वाले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक दिया है। चलते अगले 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि असम के चर्चित K9 डॉग स्क्वाड के पहले सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है, बताएं उसका नाम क्या था। अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में से रखेंगे आप। तो इस डॉग का नाम था जोरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि असम के चर्चित K9 डॉग स्क्वाड का पहला सदस्य जोरबा का निधन हो गया है। उसने 8 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे, जैसे कि भारत के अग्रणी जैव विविधता संरक्षण संगठनों में से एक है अरण्यक ने 2011 में जोरबा नाम के एक बेल्जियम मालिन से कुत्ते के साथ वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए देश का पहला कुत्ता दस्ता स्थापित किया था। इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये K9 डॉग स्क्वाड का पहला सदस्य था, जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारत के अग्रणी जैव विविधता संगठन संस्थानों में से इनमें पहला जो था अरण्यक ने इसकी शुरुआत की थी। अरण्यक ने 2011 में ये डॉग स्क्वाड की शुरुआत की थी और ये आपको ध्यान रखना है कि असम के चर्चित K9 डॉग स्क्वाड का पहला सदस्य था और इस डॉग का नाम था जोरबा। ये अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये किस डॉग स्क्वाड से संबंधित था, तो K9 डॉग स्क्वाड से संबंधित था, जो कि असम के एक चर्चित डॉग स्क्वाड है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम बात करें विकल्पों पर जब नजर डालें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं मगावा। मगावा के बारे में 2021 में हमने आपको जानकारी दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। इनसे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि पिछले साल एक अफ्रीकी नस्ल का चूहा जिसका नाम था मगावा,
लैंडमाइन पहचान करने की खास हुनर की वजह से काफी खबरों में था और इसे पालतू चूहे ने कंबोडिया में दर्जनों लैंडमाइन्स का पता लगाया था और इसी कार्य के लिए इसे आपको ध्यान रखना कि यूके की वेटनरी चैरिटी ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया था। ये ध्यान रखेंगे अफ्रीकी नस्ल का एक चूहा था जो कि लैंड माइन्स की पहचान करने में काफी हुनर उन्हें प्राप्त था और इस वजह से आपको ध्यान रखना इन्हें सम्मानित भी किया गया था। इस चूहा का नाम था मगावा जो कि पिछले साल 2021 में काफी ज्यादा खबरों में था। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में नवंबर 2022 में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लिया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है, जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल ने हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि वे 2010 से 2013 तक 4 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला 1 से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो 4 बार के फॉर्मूला 1 के चैंपियन कौन रहे हैं? सेबेस्टियन वेटेल, जिन्होंने अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा की या फिर संन्यास ले लिए हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की। हालांकि वे सबसे ज्यादा रेस जीतने के मामले में लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर के बाद तीसरे सबसे सफल F1 ड्राइवर यानी कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। सबसे पहले स्थान पर है जो ज्यादा रेस जीते हैं, ये है लुइस हैमिल्टन और दूसरे स्थान पर है माइकल शूमाकर। चूंकि यहाँ पर बात आई है फॉर्मूला 1 की, तो इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है, जैसे कि इसमें हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में 10 अप्रैल 2022 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। जबकि वहीं पे हम एक और फैक्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने 9 अक्टूबर 2022 को जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ये सारे फैक्ट को जो नई वाली कॉपी आपने तैयार किया है 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, वहां पर सभी को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा कहां पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाथ का आयोजन किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा इसकी शुरुआत अभी हाल ही में या फिर इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया? यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में जो इसकी शुरुआत हुई या फिर जो आयोजित हुआ, ये राजस्थान में आयोजित हुआ। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकर दे दूं कि हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाथ, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया है। इस अभ्यास में स्थल और वायु दोनों अभ्यास शामिल था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। हम बात करें यहाँ पर राजस्थान की, चूंकि राजस्थान की यहाँ पर चर्चा हुई, तो राजस्थान के बारे में हाल ही के दिनों में घटित हुए करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने राजस्थान से टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया था। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। हेलिना का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था राजस्थान में अप्रैल 2022 में। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये ध्यान रखिएगा, विस्तृत तौर पर यहाँ से हमने आपको जानकारी दिया था। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी हुआ था, तो इसमें राजधानी सूची में, किसी देश की राजधानी सूची में दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी। लेकिन इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसके बाद राजधानी सूची में ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर, चाड की राजधानी नजामिना तीसरे स्थान पर और ओमान की राजधानी मस्कट चौथे स्थान पर थी। लेकिन वहीं पे बात करें शहरी वर्ग में, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर भिवांडी जो कि राजस्थान का एक शहर है और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। ये दोनों क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर था। तो ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2021 वाला, इसमें भिवांडी राजस्थान का जो मतलब शहर है, ये शहरी वर्ग में ये कह सकते हैं पहले स्थान पर था प्रदूषित शहरों की सूची में। तो ये सारी बातों का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आपको ध्यान रखना है, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नोट कर लीजिएगा, ये इसका चौथा संस्करण है।
और यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, अर्थात ये प्रत्येक वर्षीय सम्मेलन आयोजित होता है। हम बात करें इसके थीम क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का जो निर्धारित थीम है ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष 2022 का थीम है हिंद प्रशांत महासागर इनिशिएटिव का संचालन। ये यहाँ से आपको नोट करना है। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की यूरोपीय संसद ने निम्न में से किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है। आपको ध्यान रखना है हाल ही में यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश यानी कि आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे हम बात करें तो यूरोपीय संसद द्वारा रूस के खिलाफ पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 494 वोट पड़े, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ 58 सदस्यों ने वोट किया। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय संसद के द्वारा जो एक प्रकार से वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश बनाने के रूप में या फिर घोषित करने के रूप में, तो इसके पक्ष में 494 वोट पड़े, जबकि विपक्ष की बात करें या फिर इसके खिलाफ की बात करें तो कुल मिला के 58 वोट पड़े। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में इसके पीछे क्या रीजन है, तो यूरोपीय संसद के अनुसार रूस ने मास्को के सैन्य हमलों ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, स्कूलों और अस्त्र जैसे कि नागरिक लक्ष्यों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इसको लेकर अभी हाल ही में ये कदम उठाया गया। लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी है कि साथ ही यूक्रेन पर किए हमलों को क्रूर और अमानवीय करार देते हुए अभी हाल ही में ये फैसला अभी यूरोपीय संसद द्वारा किया गया, जिसके बाद इसे अभी हाल ही में रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश की सूची में डाला गया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, बताएं वे कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे एक अभिनेता थे जिन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में विक्रम गोखले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और विक्रम गोखले की बात करें तो वे बॉलीवुड और टेलीविजन अभिनेता थे। उनकी पहली फिल्म परवाना थी जो कि 1970 में रिलीज हुई थी और उन्हें 2013 में मराठी फिल्म अनुमति में शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लिखें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखें। और जितनी जानकारी हमने आपको 68वीं वाले कोर्स के बारे में दिया है, तो जो भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निसंदेह यहाँ से आपकी हेल्प होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।